हेलो, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक एकांकी के साथ जगदीश चंद्र माथुर की लिखी हुई रीढ़ की हड्डी। यह एकांकी मैंने 8वें क्लास में पढ़ी थी, आप लोगों को अभी पढ़नी है। तो वो इसका जो विश्लेषण होगा वह तो आज के हिसाब से होगा, और उसका विश्लेषण एक 8वें क्लास के बच्चे ने जिस तरह से किया होगा वह तो आज नहीं हो सकता है। तो आज मैं इसको नए तरीके से सोचने की कोशिश करती हूँ, और आप भी देखें कि रीढ़ की हड्डी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिसके बल पर हम आज खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, तो यह रीढ़ की हड्डी इसी को कहते हैं। तो देखिए कि जगदीश चंद्र माथुर ने कैसे इस एकांकी का ताना बाना बुना है और हमारे बीच रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एकांकी क्या है। तो एकांकी किसको कहते हैं? एकांकी में जाहिर है कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक अंक का होगा, लघु नाटक जिसको कहते हैं। तो लघु नाटकों का यह दौर कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से इसको हम जन्मदाता इसका मानेंगे। तो अंग्रेजी साहित्य में इसके संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कैसे? तो देखिए कि अंग्रेजी साहित्य में एक जो एकांकी रचने के संबंध में जो एक कथा प्रचलित है वह यूँ कि पहले नाट्य घरों में, नाट्यशालाओं में बड़े बड़े नाटकों की जो मंचन होता था वह दिखलाया जाता था। बड़े बड़े नाटक होते थे, जाहिर है कि रात रात भर नाटक खेले जाते थे। तो लोग जो आते थे दर्शक, और दर्शक भी उसके जो होते थे काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ करते थे, लेकिन वह लोग आते थे क्योंकि लंबा नाटक हुआ करता था, तो लोग खा पी कर तैयार होकर आते थे। तो कुछ लोगों को सवेरे खाने की आदत होती है, कुछ लोग देर से खाते हैं। तो देर से जो खाकर आते थे वो देर से पहुँचते थे नाटक देखने के लिए, तो उन्हें कुछ अंश छूट जाता था। लेकिन जो नाट्यशालाओं के जो प्रबंधक हुआ करते थे वे नहीं चाहते थे कि दर्शक जो पहले आ गए हैं वो बोर हों, तो जो उनको बोरियत महसूस हो, और जो देर से आते थे उनका भी नाटक न छूटे। तो बोरियत दूर, जो पहले आते थे उन दर्शकों की बोरियत को दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसी छोटी कहानी का मंचन शुरू में करना शुरू किया जिसका मूल नाटक से कोई संबंध नहीं होता था। वो एक अलग प्रक्रिया होती थी और छोटा सा होता था, और उसको वो लोग मंचन करके जो पहले आ जाते थे दर्शक, उनका वो लोग मनोरंजन किया करते थे, और बाद में आने वाले नाटकों दर्शकों का भी नाटक नहीं छूटता था देखने में। तो ऐसे दोनों का मन रह गया, तो प्रबंधक ने तो चालबाजी की, उन्होंने तो अपनी बुद्धिमत्ता दिखलाई कि भाई ऐसे करेंगे तो हमारे देर से आने वाले और पहले आने वाले दोनों प्रकार के दर्शक खुश रहेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। तो प्रबंधकों ने तो बीच नाटक की शुरुआत में दर्शकों के पहले आए हुए दर्शकों के लिए जो मनोरंजन के लिए जो दिखलाया जाता था, जो छोटी कहानी का जो स्वरूप दिखलाया जाता था मंचीकृत करके, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे पटोत्तोलन। पट जोड़ उत्तोलन, पटोत्तोलन। पट कहते हैं दरवाजे को खोलने की प्रक्रिया, पटोत्तोलन। कर्टेन रेजर्स, तो पर्दा उठाने के बाद थोड़ा सा जो वो दिखलाया जाता था, जिसकी एक छोटी सी कहानी की झलक का जो प्रस्तुतिकरण होता था, उसी को एकांकी का रूप कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। तो यहीं से एकांकी की शुरुआत हुई, लेकिन आगे चलकर यह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, और मूल जो बड़े बड़े नाटक हुआ करते थे वो नाट्यशालाओं से धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, और एक क्योंकि आदमी के पास समय का अभाव होने लगा और कम समय में लोग मनोरंजन चाहने लगे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग छोटे नाटकों को, लघु नाटकों को ज़्यादा तवज्जो देने लगे। तो ऐसे में ही एक लुई एन पार्कर ने डब्ल्यू जेम्स की कहानी, कौन सी कहानी थी वो? मंजीकप्पा। तो इस कहानी का जो मंचन उन्होंने किया, तो यह दर्शकों में इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग लघु नाटकों की तरफ दौड़ पड़े, और यहीं से लघु नाटकों का दौर शुरू हो गया। तो नाटकों में जो मंचन किया जाता है वह एकांकी में एक अंक का होता है, नाटक में वह बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो जगदीश चंद्र माथुर ने जो रीढ़ की हड्डी लिखी, तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक कहानी एक रेडियो नाटक भी है। तो पहले इतनी आधुनिकता नहीं थी, संसाधन हमारे सीमित थे, तो उस हिसाब से नाटक लिखे जाते थे, एकांकी लिखी जाती थी कि उसका मंचन कैसे हो। तो रंगमंच के हिसाब से भी नाटक लिखे जाते थे,
और रेडियो रूपक भी लिखे जाते थे कि रेडियो में जाके उस एकांकी का पठन पाठन करने में दिक्कत न आए, उस दृष्टि से भी लिखे जाते थे नाटक। तो नाटककारों को, लघु नाटककारों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वो किस तरह की सामग्री लाएंगे जो लोगों में लोकप्रिय हो और लोगों की समस्याओं से भी रूबरू करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी, जिसको जगदीश चंद्र माथुर ने 1939 ईस्वी में लिखा था, तो 1939 ईस्वी की स्थिति और आज 2020 की स्थिति में काफ़ी अंतर आएगा। लेकिन ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था को सामने रखने वाली एकांकी है। उस समय जो देखा जा रहा था, उस समय जो समस्याएं सामने आ रही थी, वो आज की समस्या से भिन्न है। आज जो समस्याएं हमारे सामने हैं वो दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं, और 1939 में जो हमारे सामने समस्याएं थीं वह दूसरे प्रकार की थीं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलती जुलती समस्याएं तो हर समय होती हैं, उसका स्वरूप चाहे जो हो। तो जगदीश चंद्र माथुर आधुनिक हिंदी के नाटककारों में अग्रगण्य माने जाते हैं। भारतीय नाट्यादर्शों का पूर्ण रूपेण उन्होंने निर्वाह किया है। जितने भी नाट्यादर्श काव्यशास्त्र में माने गए हैं, नाट्यशास्त्र में देखे गए हैं, उस नाट्यादर्शों का उन्होंने पूर्ण रूपेण पालन करके अपना एक अलग अस्तित्व कायम किया है। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं और एकांकी हैं, वो रंगमंचोपयुक्त हैं, उसमें अधिक कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है। रंगमंच के लायक जो नाटक लिखे जाते हैं, एकांकी लिखी जाती है, वो उनको उन रंगमंचोपयुक्त बनाने की दृष्टि से नाटककारों को सोचना पड़ता है, और सोच कर जब बनाते हैं उस तरह की भाषा का प्रयोग, उस तरह के रंगों का चयन जो अधिक मशीनीकृत न हो, तो इस तरह की भावनाओं को लेकर चलना पड़ता है, तभी नाट्यादर्शों का पालन हो पाता है, जिसका निर्वाह पूर्णतः जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियों में और नाटकों में देखने को मिलता है। अपने नाटकों में उन्होंने न केवल समकालीन समाज का चित्रण किया है, अपितु उसकी आलोचना भी की है। तो समाज का चित्रण करने के समय समाज में व्याप्त कुरीतियों और समाज में व्याप्त समस्याओं को दिखलाने के क्रम में आलोचना करते हुए श्री जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी एकांकी शीर्षक का जो चयन किया, तो वो उस समय की समस्या को दर्शाने वाला ये नाटक और एकांकी बन गए। तो उस समय जो उन्होंने इसका चयन किया, तो उसमें मात्र 4 पात्र हैं। एक जो इसकी मुख्य पात्र है वह है उमा, और उमा के पिताजी हैं, पिताजी का नाम है राम स्वरूप, और एक गोपाल प्रसाद हैं जो पेशे से वकील हैं, और एक उनका पुत्र है शंकर। तो इन्हीं 4 पात्रों के बीच में, मुख्य 4 पात्रों के बीच में एकांकी का कथानक बुना गया है। और इस तरह से रीढ़ की हड्डी शीर्षक जो नाम उन्होंने दिया है, तो रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? जिसको हम लोग अंग्रेजी में बैकबोन कहते हैं, जिसके आधार पर लोगों में खड़े होने की शक्ति मिलती है, लोग खड़े हो पाते हैं। और अगर रीढ़ की हड्डी अगर सीधी न हो तो कहते हैं कि पूजा उपासना भी उसकी सीधी नहीं होती है, फल सीधा नहीं मिल पाता है। तो रीढ़ की हड्डी मतलब वह तो बायोलॉजिकल दृष्टि से देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी हमारे खड़े रहने में जो सहायता प्रदान करती है वही रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। परंतु रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि हमारा जो बैकबोन है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो चरित्र है, तो वह किस तरह से हमारा चरित्र और हमारा जो व्यक्तित्व है वह किस बुनियाद पर खड़ा है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी, व्यक्तित्व रूपी रीढ़ की हड्डी अगर सही नहीं होगी, सीधी नहीं होगी, सकुशल नहीं होगी, तो हमारा व्यक्तित्व तो चरमरा कर, लड़खड़ा कर गिर जाएगा। हम खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। खड़े होने का मतलब अपने पाँव पे खड़े होना एक मुहावरा है। खड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खड़े हैं। खड़े होने का मतलब होता है स्टैंड लेना। स्टैंड लेना मतलब किसी समस्या से रूबरू होकर उन समस्याओं का समाधान करना, किसी चिंतन का समाधान करना, कोई वैकल्पिक व्यवस्था को सामने लाकर रखना, लोगों की चेतना को झकझोर देना और लोगों की सुप्त चेतना को जगाने का प्रयास करना। ये हमारे व्यक्तित्व की पहचान होनी चाहिए। ये न कि हम स्वयं लुंज पुंज होंगे तो हम दूसरे को क्या खाक खड़ा होने की सलाह देंगे कि तुम खड़े हो जाओ। तो व्यक्तित्व रूपी जो रीढ़ की हड्डी है, इसे बचाकर रखा जाता है और इसे ताकतवर बनाया जाता है, और इसे ताकत प्रदान करने में सहायता प्रदान कौन करता है? हमारा चरित्र,
हमारा नैतिक बल, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वह इस रीढ़ की हड्डी की बुनियाद को मजबूत करती है और हम इसे सकुशल बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो हम आगे बढ़ें कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में माथुर जी ने क्या कहना चाहा है रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। तो उसमें जो एक उमा नाम की लड़की आती है वह शिक्षित है। तो 1939 ईस्वी में BA पास कर लेना बहुत बड़ी बात होती थी और वह लड़की शिक्षित है, रूपवती भी है, गुणवती भी है, घर के सारे कार्यों में निपुण भी है। ऐसे में उसकी शादी की बात होती है। ये छोटा सा ताना बाना है, ये हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे चल के इसकी व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। तो जब शादी की बात आती है तो उसके पिता रामस्वरूप चिंतित होते हैं एक आम पिता की तरह और कहीं से गोपाल प्रसाद को पकड़ कर लाते हैं और वो लड़की देखने की बात रख देते हैं। तो सोचिए कि ये 1939 की बात है, ये आज की बात नहीं है। और 1939 में जब ये ताना बाना बुना जा रहा था, ये कथानक तैयार किया जा रहा था, तो उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ और थीं। जब लड़की देखने की बात आती थी तो उस समय एक सरगर्मी पैदा हो जाती थी और लड़की का पढ़ लेना ये और सरगर्मी पैदा हो जाती थी। उससे भी पहले चलिए तो लड़कियों का पढ़ लेना तो और ज़्यादा खराब माना जाता था कि लड़कियां कैसे पढ़ रही हैं, उन्हें पढ़ने शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। तो खैर ये एक लंबी बहस का विषय है कि लड़कियों की शिक्षा के संबंध में। तो ये जो उमा का चरित्र है वह हमारे सामने जो आया है और शंकर का चरित्र जो एक लड़का है जिसके लिए उमा का वर ढूंढने का काम उसके पिता ने किया है, उस लड़के का नाम है शंकर और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं जो उसके साथ आए हैं उसे देखने के लिए। तो ये एक जो सरजमी तैयार हुई है कि लड़की देखने के लिए आए हैं और प्रश्नोत्तर किए जा रहे हैं उमा से कि क्या है, नहीं है, कैसे पढ़ी है, क्या है। तो और उस सारे प्रश्नों के जवाब उसके पिता रामस्वरूप ही देते जा रहे हैं। तो इसी में उमा बिगड़ जाती है और गोपाल प्रसाद जो है वो उगलवाना चाह रहे हैं कि भाई ये लड़की बोलती है या गूंगी है, इसको बोलना चाहिए। तो उसके पिता उसकी तरफ से जवाब दे रहे हैं। तो रामस्वरूप तो जानते थे ना कि वो पढ़ी लिखी है तो किस तरह से जवाब देगी, और वो अचानक से उखड़ गई तब तो सारा मामला ही चौपट हो जाएगा। तो एक पिता की मजबूरी वहाँ झलकती है कि सारे प्रश्नों का जवाब वो स्वयं दे रहे हैं। तो एक पिता की मजबूरी, एक पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की की जो मजबूरी होती है, सामाजिक मजबूरी, उस तहत वो उस दिखलावे के कार्य में सम्मिलित हुई है। और तब इसी को लेकर नाटककार ने, एकांकीकार ने घटना को अंजाम दिया है और सारी बातें हमारे सामने लाने की कोशिश की है। अब देखिए कि जब रामस्वरूप आते हैं और बार बार उससे कुछ पूछते हैं तो उनका नज़रिया देखिए कि वो स्वयं पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, किंतु क्या बोलते हैं कि हमें मेम साहब नहीं चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब मेम साहब नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें मेम साहब तो चाहिए नहीं, हमें तो घर में सुघर लड़की चाहिए जो घर को अच्छी तरह से देखभाल कर सके। तो ये उस समय की पुरातन सोच है कि जो लड़कियां पढ़ लिख लेंगी वो घर अच्छी तरह से संभाल नहीं सकती हैं। और ये आज की सोच है कि आज अगर पढ़ी लिखी लड़की न हो तो वो घर कैसे संभालेगी, इसका जो सो ताना सहना पड़ता है जो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है उसके लिए। तो दोनों समय को अगर हम देखेंगे तो दोनों के समय की भिन्नता के आधार पर आज ये कहानी हो सकता है प्रासंगिक न हो, लेकिन प्रासंगिकता इस अर्थ में है कि हमें अपने व्यक्तित्व रूपी रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर लेना होगा। तो इन सारे सवाल जवाबों से वह उमा चिढ़ सी जाती है और चिढ़ कर उसका जो वक्तव्य आता है तो मुझे लगता है कि उस वक्तव्य में उमा का जो कथन सामने आता है कि मेज कुर्सी देखने आए हैं तो जैसे फर्नीचर बिकता है ना बाज़ार में, तो आप फर्नीचर खरीदने जाते हो तो फर्नीचर थोड़े बताता है अपने से, दुकानदार ने दिखला दिया कि ये कुर्सी है, ये सोफ़ा है, ये पलंग है, ये टेबल है, आपको खरीदना है खरीदिए, न खरीदना है चलते बनिए। तो आप आए हैं और मेज कुर्सी की तरह लड़की को देखने आए हैं, पसंद कीजिए, करने आए हैं तो पसंद कीजिए, पसंद है कीजिए शादी, न पसंद है चलते बनिए। तो इतने प्रश्नों की बौछार आप क्यों कर रहे हैं भाई? तो देखिए आज का जो दौर है मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। नारी सशक्त पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो लेकिन जो उसको साहित्य के क्षेत्र में जो
सशक्त बनाने की चेष्टा साहित्यकारों ने की है, तो सशक्तिकरण एक शब्द उभर कर हमारे सामने आया है। तो मुझे लगता है कि उमा के वक्तव्य में महिला सशक्तिकरण की हल्की सी आहट जरूर मुझे दिखलाई पड़ रही है। आप भी पढ़ें और पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि सशक्तिकरण की जो एक मानसिकता है, एक उमा के शिक्षित होने का जो उसके पास गौरव है, अभिमान है, गुरूर है कि उस दौर में, समय के उस दौर में भी उसने शिक्षा प्राप्त की है और उसने कोई पाप नहीं किया है। भले ही लोग उसे उस दृष्टि से देखें, अचानक उसका गुस्सा फूट पड़ता है और फूट पड़ने के बाद वो बिफर कर कहती है कि जरा अपने बेटे से पूछिए कि जब ये हॉस्टल में ताक झांक करने गए थे तो लोगों ने जब इसको पकड़ा था और किस तरह से पिटाई की थी, तो नौकरानी के पैर पकड़कर जब आपका बेटा भागा था, जब आप घर जाएंगे तो जाकर पूछ लीजिएगा अपने बेटे से। तो आप, चूँकि वो पुत्र है, गोपाल प्रसाद का बेटा है, तो अपने पुत्र की कमियां उसे नज़र नहीं आती हैं और इसकी कमी नज़र आ रही है कि ये करना है, ये पढ़ी लिखी है, शिक्षित नहीं है, तो मेम साहब है तो ये है, ये फलाना चिलाना, बहुत सारी बातें आती हैं। जब आप रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे तो उसमें आप पूरी तरह से समझ जाएंगे उसको कि नाटककार ने, एकांकीकार ने, माथुर जी ने उसमें क्या कहना चाहा है। बड़ी पढ़ने में तो बड़ी रोचक है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में आज हमारे पास अगर पढ़ी लिखी लड़कियां ना हों तो कोई ताक नहीं सकता है, कोई झांक न सकता है। पढ़ने लिखने की बात तो दूर, गोपाल प्रसाद का ये कहना कि मेम साहब तो हमें लानी नहीं, नौकरी तो हमें करवानी नहीं, आज तो सबसे पहले पूछता है कि भाई नौकरी लड़की करती है कि नहीं करती है। तो आज के संदर्भ में अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमें कहीं पीछे छूटी हुई जान पड़ती है। लेकिन समसामयिकता को लेकर इसे हम ना आके, ये उस दौर की एकांकी है जिस दौर में ये समस्याएं मुखर रूप से हमारे सामने आई थी कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना एक सामाजिक चुनौती बन गया था कि किस तरह से शिक्षित लड़कियों को हम अपने घर में स्थान दें, वो हमारा घर कैसे संभालेंगी। और इसी को लेकर नाटककार ने इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा उमा के मुंह से करवाई है। उन्होंने इसका समाधान भी दिया है कि देखने आए हो तो देखो और खरीदो और नहीं तो चले जाओ। तो शिक्षित लाना, शिक्षा ग्रहण करना कोई गुनाह नहीं है। हम शिक्षित हैं, हम शिक्षित होंगे तो और बेहतर तरीके से हम घर को संभाल सकते हैं, हम घर पर घर की देखभाल कर सकते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षित होना एक पाप है। ये उस समय का है, आज नहीं है। आज का दौर बदल चुका है, आज का दौर हमारा दूसरे प्रकार का दौर है। हम इन समस्याओं से बहुत आगे आ गए हैं। आज हमारी समस्याएं हैं कि लड़की नौकरी करे या न करे तो घर बैठे, और अगर करती है तो हमारे घर आके बैठे। तो ये सोच में जो परिवर्तन आया है, ये मनुष्य के पढ़े लिखे होने का और शिक्षित होते शिक्षा का प्रचार प्रसार होते तब हम आज इस दौर में आकर खड़े हुए हैं कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना घर के सम्यक रूप से चलने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है और उनका पढ़ा लिखा होना काफ़ी आवश्यक है। और इसके तहत दोनों पक्ष के लोग पुरजोर इसका समर्थन दे रहे हैं कि हाँ, शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरह से इस एकांकी का ताना बाना बुना गया है और एकांकीकार ने यही दिखलाने की चेष्टा इसमें की है कि भाई लड़कियों का शिक्षित होना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी लड़कों के व्यक्तित्व का और चरित्र रूपी रीढ़ की हड्डी का सशक्त होना भी ज़रूरी है। गुण और दोष केवल दूसरे का ना आके अपने गुण दोषों पर भी नज़र डालनी चाहिए कि हम में कौन से गुण हैं, हम में कौन से अवगुण हैं। जब हम केवल दूसरों पर दृष्टिपात करेंगे तो हमारे अपने माथे का जो ढेला है वो दिखाई नहीं देगा। तो हम दूसरे को देखते हैं कि वो सीधा खड़ा है कि नहीं खड़ा है, वह शुद्ध बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वह क्या कर रहा है। तो दूसरे को देखने की अपेक्षा स्वयं अपने पुत्र पर नज़र डालें कि उसका व्यक्तित्व कहाँ खड़ा है। अगर उसके व्यक्तित्व में चरित्रहीनता न होती तो वह गर्ल्स हॉस्टल में क्यों जाता, वह ताक झांक क्यों करता और नौकरानी के पैर पकड़ कर क्यों भागता अपनी जान बचाकर। तो सबसे पहले चरित्र रूपी अपने व्यक्तित्व को सही करें और तब दूसरों के गुण अवगुण को आंकने की चेष्टा करें, तब इसका कोई समाधान निकलेगा और तब हमारा समाज सुदृढ़ होगा। क्योंकि लड़की और लड़का
पुरुष और नारी दोनों ही समाज के पहिए हैं, दो पहिए हैं। दोनों का समान रूप से शिक्षित होना ही हमारे समाज की बुनियाद को, किसी के व्यक्तित्व की बुनियाद को सही कर सकता है। अन्यथा अगर बेमेल होगा तो इस पर भी बहुत सारी बातें होती हैं कि बेमेल पहिया अगर होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, एक ज़्यादा शिक्षित होगा, एक अशिक्षित होगा, तब क्या होगा। तो ऐसी विघटन की स्थिति ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व रूपी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी और स्वस्थ रखें, ताकि हमारे समाज का जो ढांचा है वह चरमराए नहीं और हम उसे अच्छी तरह से निभा सकने में, सामाजिक कायदे कानून को निभा सकने में समर्थ सिद्ध हो सकें। और माथुर जी ने इसमें महारत हासिल की है। माथुर जी ने जो एकांकी लिखी है उसमें उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की है, समस्या का समाधान भी उन्होंने दिया है। तो इस तरह से एकांकी को आप पढ़ें और अपने नज़रिए से सोचें। जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि एकांकी कला की दृष्टि से इसका शीर्षक, इसका जो शब्द चयन है और एकांकी कला की जो रंगमंच उपयुक्तता है वह रेडियो नाटक के रूप में भी यह सफल सिद्ध हुई थी उस समय। और इसका जो प्रस्तुतिकरण है वह अपने ढंग का अनूठा है, जिसमें माथुर जी ने काफ़ी महारत हासिल की है और सफलता प्राप्त की है। तो इसको आप पढ़ें। अगर कुछ इसमें आपको पूछने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत होगी तो आप पूछ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। फिर मिलेंगे।